वेलकम टू कॉमन माइंड। सो हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया है ना। तो अब हम करने जा रहे हैं 2018 के फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है, अब जा रहे हैं करने सेकंड पार्ट से क्वेश्चन नंबर 61 से। अच्छा, एक बात और आपको ये सब बताना थोड़ा सा रह गया था कि मतलब ये है आपका जो है, ये जितने भी सारे के सारे टेक्स्ट बुकलेट्स हैं उसकी जो सीरीज़ है वो ए वाली है ना। नॉर्मली एग्ज़ाम में हमको चार सीरीज़ होती हैं, वो देखने को मिलती है, ए बी सी डी। तो मैं भी जितने भी कर रहा हूँ ये सारी की सारी ये बेसिकली सीरीज़ ए है, ठीक है। सब की सब सीरीज़ ए ही रहेगी, किसी में कुछ मिसिंग नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर क्वेश्चन वही रहते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। इस बात का अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। चलिए, हमसे कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल है मेरे पास एक, है ना, ट्राइंगल है और कह रहा है कि ये, तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए मेरे पास 1, -1, 1। Q के कोऑर्डिनेट मेरे पास दिए हुए हैं 3, -2, 2 और R के कोऑर्डिनेट मेरे पास दिए हुए हैं क्या 0, 2, 6। हमसे पूछ रहा है इफ एंगल आर पी क्यू इज इफ एंगल आर क्यू पी इज थीटा, यानी कि आर क्यू पी यानी कि ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। देन व्हाट इज एंगल पी आर क्यू, व्हाट इज एंगल पी आर क्यू। अब ये वाला एंगल तभी मिलेगा जब मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, पी वाला एंगल मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, इन वाले क्वेश्चन में ना जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रायंगल की 3 वर्टेसेस दे देते हैं और फिर हमको एंगल किसी का निकालना होता है, तो उस केस में नॉर्मली जनरली 99% केसेस में ये होता है कि ये वाला एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। अभी मैं क्यों राइट एंगल बता रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। आप पी क्यू की डिस्टेंस निकालो, आप पी क्यू की डिस्टेंस निकालोगे तो आप पाओगे क्या, ये आपका हो जाएगा 3 - 1, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, और फिर यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1, ये आ जाएगा आपका √6। और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, ये आपका √6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1 + 9 + 25, √35 आ गया। अगर आप इसकी बात करो, इस वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 9 + 16 + 16 यानी कि 41। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर यानी कि 6, इसका स्क्वायर यानी कि 35 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि पी क्यू स्क्वायर + पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर बन गया पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से ये बन गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट वाले साइड राइट एंगल होता है, तो जाहिर सी बात है ये राइट एंगल हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 - 90 + थीटा यानी कि 90 - थीटा, है ना। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 90 - थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर्स दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x + 11y = 5 अपॉन द 2 स्ट्रेट लाइन्स। अब देखिए हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे हमको एंगल बाइसेक्टर निकालना है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई भी ऐसे लाइन है, सपोज मान लेते कोई ऐसी लाइन है और इस पर ये वाला कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, ये वाली लाइन है आपकी 2x + 11y = 5, ये वाली लाइन है अपॉन द 2 स्ट्रेट लाइन्स, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है हमारी, ऐसे कुछ जा के कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लें जहाँ से हम इन दोनों लाइन्स पे परपेंडिकुलर, सपोज मैंने पॉइंट लिया और मैंने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर मैंने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और वही हमसे पूछा है कि परपेंडिकुलर्स आर, वो जो परपेंडिकुलर जो कि ये है और ये है, जो मैंने इस दोनों लाइन पे ड्रॉप किया है वो है क्या बेसिकली, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन बनता है। तो पहली बात तो मुझे एक ही नज़र में लगेगा कि भाई ये एक एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो मैं एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। आई शुड मतलब एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया a, b, है ना। इस वाली लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया a, b इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा 2a + 11b = 5, ये आएगा। दूसरा, अब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के एंगल बाइसेक्टर निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप रखोगे तो आएगा 24a + 7b - 20 अपॉन √24² + 7², ये आएगा इज इक्वल्स टू ±4x - 3y - 2 अपॉन √4² + 3², ये आ गया। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 24a + 7b - 20 अपॉन √24² + 7² 25 होता है, सबको पता है, इज इक्वल टू ±4x - 3y - 2 अपॉन ये हो जाएगा 5 से 5 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये उधर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे a होगा ना, सॉरी a और b होगा,
तो आपका हो जाएगा 24a प्लस 7b माइनस 20 इक्वल्स टू 20a माइनस 15b 20 माइनस 15b माइनस 10 4a प्लस 22b और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको 2 से फर्दर सबको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा आपके पास 2a प्लस 11b माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 11b इक्वल टू 5, यानी कि यही वाली लाइन आ गई है आपकी, ये वाली, ये वाली आ गई। यानी कि ये जो है लाइन है ये इसका ये आपका एंगुलर बाइसेक्टर है इन दोनों लाइंस का, है ना। तो एंगुलर बाइसेक्टर इसका मतलब कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, जाहिर सी बात है, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच व्हेन द पोर्शन ऑफ इट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस मतलब ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है जो कि हमारा पास कर रही है 2,3 से। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला हमसे कह रहा है कि इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 2,3 इन द रेशियो 3:2। अब देखिए 3:2 आप किसी भी साइड से लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे लो कि ये 3:2 है मेरा, या फिर आप ऐसे लो कि ये 2 है मेरा और ये वाला 3 है ना, ऐसे ऐसे ये आपका 3:2 हो जाएगा, या फिर ये आपका 2:3 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लो a,0, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपका 0,b। तो पहले मैं 3:2 लेकर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे जो 2 है सेक्शन फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या होगा, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0, वो तो 0 हो जाएगा, अपॉन 3 + 2 यानी कि 5। तो एक 3a की वैल्यू आ गई 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 10/3 ये आ जाएगी। और दूसरी क्या आएगी आपके पास, दूसरी आपके पास आएगी, या इस y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a, सॉरी 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b अपॉन 3 + 2 यानी कि 5। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा मेरा 15/2, ठीक है ना। अब ये आ गया, ये आ गया ये, तो हमारे पास सब वो लगा दीजिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला होता है, x/a, x अपॉन या फिर 3x/10 प्लस y/b यानी कि y/15/2 यानी कि 2/15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 3 9x प्लस 2 4y इज इक्वल टू 30। तो 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 30 जो है मेरा एक लाइन आ जाता है। तो इन सभी ऑप्शन में मुझे ये वाला दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन होना चाहिए और यही है ना। और दूसरा केस क्या बनेगा, जब मैं 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करूंगा, तो फिर से देख लेते हैं। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 5। तो यहाँ से गया तो a की वैल्यू एक आ जाएगी 5 और b की वैल्यू सेम चीज़ से निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी, तो 3 इंटू बी अपॉन 5। यहाँ से गया तो b की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो 5 तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1 यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए वही दूसरी लाइन आ गई है ना। तो ये हमारे दो सिनेरियोज बन सकते हैं। या तो सबसे पहला केस हमारा क्या होगा कि इस ये वाले रेशियो में डिवाइड करें, और दूसरा केस मेरा होगा इस वाले रेशियो में डिवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कैसे, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो आएगा 2 इंटू 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15। तो यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15/2। ठीक है ना, ये आएगा। और ये आपका पहले से ही उस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो एक लाइन 1 हो गई है और ये वाली आपकी लाइन 2 हो गई है ना, लाइन 2 हो गई। और हम सभी को पता है जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यदि एक लाइन L1 है जिसका आपके पास है कुछ जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू c1, और उसी के साथ एक दूसरी पैरेलल लाइन देखिए ax प्लस by इक्वल टू c2, है ना। देखिए यहाँ पे सेम उसी फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c1 की वैल्यू 9 है, फिर यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू क्या है 15/2। बस कुछ नहीं कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी को होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है ना। तो वही फॉर्मूला लगा देने का है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 15/2, 9 माइनस 15/2 अपॉन √3² प्लस 4² यानी कि √25। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3/2 इंटू 1/5 यानी कि 3/10। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। 3/10 जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हु सेंटर इज एट दिस एंड रेडियस इज 6 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम सर्कल का निकालते थे वैसे निकालना है, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 36। अब इसको खोल देंगे तो आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लस 4x, यहाँ पे मेरे पास आएगा कितना माइनस 6y, और यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा माइनस 8z, ये आएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 4, इसका होगा 9 और इसका होगा 16, तो 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29, और 29 माइनस 36 या फिर 36 माइनस 29 कितना हो जाएगा 7। तो मेरा ये आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z इज इक्वल टू 7, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 मॉड ऑफ बी इक्वल टू 7। अब देखिए सब कुछ नहीं करना है, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस। अब देखिए ये वाला फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट हमको दिया, इसी फॉर्मेट से हम निकाल देंगे। अब देखिए आप क्या करिए, टेक मॉड बोथ साइड, टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स। तो जैसे मैंने मॉड्यूलस लिया यानी कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो जैसे मैंने मॉड लिया तो ये तो ऐसे खुलेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और यही थीटा हमको निकालना है, दैट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू इसका मॉड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए मुझे दिया हुआ है 2 और मॉड ऑफ बी मुझे दिया हुआ है 7, तो 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि 14 साइन थीटा इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 13 प्लस 36 हो जाएगा 49, 49 का रूट हो जाएगा 7, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/2 यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। Let p vector and q vector be the position vectors of the points p and q with respect to the origin. The points r and s divide pq internally and externally respectively in the ratio 2:3 for r vector। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा हाई फाई सवाल नहीं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा है ना पढ़ने में दिक्कत होती है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए हमसे कह रहा है कि p वेक्टर एंड q वेक्टर आर द पोजिशन वेक्टर्स। अब देखिए ये एक लाइन है मेरे पास ऐसे, ये मेरे पास एक p वेक्टर है, पॉइंट p है ये, और ये मेरे पास एक जैसे है पॉइंट q यानी कि ये q वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o, ओरिजिन o के रिस्पेक्ट में ये सब पोजिशन वेक्टर्स हमको दिए। द पॉइंट्स r एंड s डिवाइड pq इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:3। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको एक्सटर्नली जो है उसको किया डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आर जो पॉइंट है वो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 2:3 में, 2:3 में यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है। ये आपका हो जाएगा क्या ओ आर वेक्टर है ना, ओ आर वेक्टर हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे जो है मेरा एस वेक्टर इसको कहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, वही 2:3 के रेशियो में। तो कुछ नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए जो मेरे पास आएगा आपका ओ आर वेक्टर कह दो, वो कितना आ जाएगा 2 इंटू क्यू वैक्टर प्लस 3 इंटू पी वैक्टर अपॉन 2 + 3 यानी कि 5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ओ आर वेक्टर आ गया। उसी तरह से मैं ओ एस वेक्टर निकालता हूँ। ओ एस वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू क्यू वैक्टर माइनस 3 इंटू पी वैक्टर अपॉन 2 - 3 यानी कि -1। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है जो ओ एस वेक्टर है वो कितना आ जाएगा 3p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, ये आ जाएगा। हमसे कह रहा है दे आर परपेंडिकुलर इफ ओ आर वेक्टर एंड ओ एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको 0 कर दो, यानी कि ओ आर वेक्टर इंटू ओ एस वेक्टर 0 कर दो बस। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम सेम वाले टर्म साथ में मिलाते हैं, यानी कि क्यू वेक्टर को हम क्यू वेक्टर के साथ मिलाएंगे और पी वेक्टर को पी वेक्टर मतलब मिलाएंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना 2/5 इंटू -2 यानी कि -4/5 इंटू क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर और प्लस अब p वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 इंटू 3 है ना। अरे जैसे नॉर्मली वेक्टर में माई कैप जे कैप के कैप कॉम्बिनेट करते हैं, यहाँ पे सीधे वेक्टर्स के हमने कर दिए साथ वाले वेक्टर्स को मिला दिया है ना।
ठीक है, मिला दिया हमने। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ पी का स्क्वायर, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करें, इसको उधर ले जाइए, ये माइनस में है तो उधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9/5 मॉड ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5 मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास 9p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर, है ना, 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए ये सीधे कहने का मतलब है कि सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, ये जो लिखा हुआ है ना थ्रू द पॉइंट, ये है मेरा थ्रू द पॉइंट, क्या है ये थ्रू द पॉइंट विच इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगा, क्या लगा मेरा फोर्स, यहाँ पे लगा मेरा फोर्स, क्या था फोर्स 3i कैप प्लस k कैप, ये था ये वाला। नाउ व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट दिस, सॉरी एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे इसको हटाइए। देखिएगा हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट, अब किस पॉइंट के अबाउट, तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट का, है ना, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो ये जो अबाउट वाला पॉइंट है ये है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये है। यहाँ पे फोर्स लगा यहाँ पे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो मेरा हो जाएगा डिस्टेंस वेक्टर r वेक्टर। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसका वेक्टर मुझे दिया हुआ है ये एक्टिंग थ्रू द पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट। अब इसका वेक्टर मुझे ये दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये मुझे दिया हुआ है ना। हम सभी को पता है मूवमेंट क्या होता है, फिजिक्स में हम सभी पढ़ते हैं, अगर आपने फिजिक्स ली होगी तो आपने पढ़ा होगा मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट होता है टॉर्क, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं टॉर्क, है ना। या तो टॉर्क है तो टॉर्क होता है आपका सिंगल साइडेड फोर्स, नहीं तो अगर आप मूवमेंट ऑफ द फोर्स कहते हो तो दोनों साइड से फोर्स लगा। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि हमको सिर्फ वन डायमेंशनल फोर्स की बात चल रही है तो यहाँ पे हम एक साइड का मतलब एक तरह से उसको टॉर्क ही कह देते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, ये आपका जो आर वेक्टर है ये वाला क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब चाहे आप डायरेक्शन इस तरफ लो या चाहे आप डायरेक्शन उस तरफ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं इसी तरफ लेके करता हूँ, किसी भी तरफ आप लेके कर लो। तो ये आपका आर वेक्टर कैसे निकालोगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, इसका और इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो टॉर्क निकल के आ रहा है आपका, यहाँ से जो आपका टॉर्क निकल के आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला, इन दोनों का जो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, कैसे लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, 1 माइनस 3 4 3 और ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, -3i कैप माइनस जे कैप -11 प्लस k कैप 9, ये होगा, यानी कि -3i कैप प्लस 11j कैप प्लस 9k कैप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है ये वाला, और हमको दिया है कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, है ना, ये हमको दिया हुआ है। हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी। देखिए बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा स्टेप्स फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है आसान। तो पहले मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ये जो मुझको कंडीशन दी हुई है, क्योंकि इसी कंडीशन से मैं ये बड़ी वाली कंडीशन निकालूंगा। कंडीशन क्या दी हुई है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करो, आप जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई या फिर कह दो कि टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, बोथ साइड जो है ले लो, यानी कि आपका आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और इसका साथ इसका क्रॉस लोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3 इंटू c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0, यह आएगा। अब आप क्या करो, हमको निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यहाँ पे c क्रॉस b है, हमको निकालना है b क्रॉस c, यानी कि आपका हो जाएगा a क्रॉस b माइनस ऑफ 3 इंटू बी क्रॉस, है ना, जब भी हम चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आता है,
तो अब आप एक काम करिए, आप इसको ऐसे लिखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर ए आ गया। मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी मिल गया यहाँ पे मुझे मिल गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यहाँ पे भी, और RHS में भी मेरे पास ये आ गया। लेकिन अभी हम मेरे पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बचा है, तो ये बचा हुआ है, तो कैसे करेंगे? अब जो है मैं यहाँ पे ए वेक्टर से जो है, ए वेक्टर से नॉट टेक, इसको साथ में लेते हुए यहाँ पे टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड अब ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा आपके पास ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू बी क्रॉस ए प्लस 3 इंटू सी क्रॉस ए, इसको इक्वल टू 0 करना है ना यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। अच्छा अब देखिए ये आया मेरे पास, इसको मुझे क्या करना है? अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर चाहिए। ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 0 के बराबर होगा, मैंने पहले ही आपको बोल दिया ना, सी आपको 0 हो गया। मुझे चाहिए क्या? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन मेरे पास 3 टाइम्स आ रहा है। तो अब एक काम करिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए कि 3 इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को जो है मैं इधर ये जाएगा तो क्या होगा, -2 इंटू बी क्रॉस है, यानी कि 2 इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू बी क्रॉस सी, है ना। तो यहाँ पे 3 इंटू सी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू बी क्रॉस सी। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये 6 भी तो हो जाएगा ना टोटल, 6 इंटू बी क्रॉस सी। तो यहाँ से ये कटा, तो मेरे पास आया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू बी क्रॉस सी। अब देखिए ये इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर बी। अब आपको क्या करना है? सीधे सीधे ए प्लस बी कर देना है, ए प्लस बी कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 यानी कि 6 इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है। आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो आप पाओगे कि जो रिजल्टेंट आंसर जो हमसे पूछा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो कि हमसे पूछा है वो मेरा आ रहा है 6 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, 6 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द वेक्टर्स के वेक्टर एंड ए वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों जो वेक्टर हैं ये आपका है, इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री है, यानी कि साइन थीटा जो है मेरा वो 0 हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात हमसे कह रहा है देन व्हाट इज, अब देखिए ये इस वाले के में और इस वाले के में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बारीक सा डिफरेंस है। देखिएगा ये वाला जो के है ना, ये तो कोई मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और ये जो के वेक्टर है वो वेक्टर है ना, ये आपका जो है वो वेक्टर है। तो अब मैग्नीट्यूड को आप कभी मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं बाहर करके रख देता हूँ, तो ये इसको आप लिख दो के वेक्टर इंटू के वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे के क्रॉस ए कितना हो जाएगा? ये आपका होता है मॉड के मॉड ए साइन थीटा ही 0 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0, तो ये 0 वेक्टर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट R2 आर डिफाइंड एज fx इक्वल टू मॉड x प्लस 1। अब देखिए हमको 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के मॉड का होल स्क्वायर के बराबर है? भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा संभव ही नहीं है, बिल्कुल ये नॉट इक्वल टू है। तो पहला तो क्या। दूसरा हम देख लेते हैं क्या एफ ऑफ मॉड एक्स, यानी कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का मॉड क्या मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के बराबर है क्या? भाई ये भी मुझे कहीं से नहीं लग रहा, कहीं से नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 दोनों अंदर थोड़े से मतलब वो नहीं है, दोनों सेम हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी के। ऑप्शन नंबर सी पे आता है, क्या बोल रहा है हमसे? बोला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 क्या मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस 1 मॉड के बराबर है? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो किसी एंगल से बराबर ही नहीं हो सकता, है ना, देखने से ही लग रहा नहीं होगा। तो मेरे पास जो आंसर बच रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन था, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सपोज एफ ऑफ एस Z R2 R बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन? रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर भी वही बनाइए जो नीचे है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस 1 ऐड किया तो माइनस 1 को भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आएगा। इससे फंक्शन जो है आपका इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ से आपको रेंज निकालने में आसानी होगी। कैसे निकालेंगे? सभी को पता है वही भैया, एक्स स्क्वायर हमको पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है मेरा, वो हमेशा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है मेरा, वो 0 से लेकर, है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी इधर आ जाएगा और 1 अपॉन 1 इधर आ जाएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है और 1 अपॉन 1 1 होता है। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये इधर आ जाएगा माइनस 1 और ये उधर चला जाएगा यानी कि 0। उसके बाद 1 ऐड भी करना है, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइनली कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से 0 से लेकर 1 तक। और यही मेरा आंसर है। क्या आंसर है? क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1, क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। हमसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। हमसे कह रहा है कि ये कंटिन्यूस चेक करो 0 या 1 पे, नहीं तो पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं। क्या 0 पे कंटिन्यूस है क्या? अगर मैं 0 पे बात करूं तो LHL यदि निकालें, LHL निकालते हैं तो मेरे पास जो फंक्शन आता है, मतलब एफ एक्स, या फिर ऐसे करो कि लिमिट एच टेंडिंग या एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स तो माइनस एक्स के साथ खुलेगा, जाहिर सी बात है। और ये किसके साथ खुलेगा? ये तो x माइनस 1 है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स के साथ खुलेगा, यानी कि जो फाइनल फंक्शन आया आपके पास वो आया -2x प्लस 1। सिमिलरली आपका जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है वो कैसे खुलेगा? वो आपको खुलेगा x प्लस x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 रखोगे, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे x माइनस 1 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अभी भी ये 1 से तो छोटा ही है, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका 1 आएगा और यहाँ पे भी आपका 1 आ रहा है। तो भैया 0 पे तो कंटिन्यूस है, 0 पे ये कंटिन्यूस है। अब देख लेते हैं क्या ये 1 पे भी कंटिन्यूस है कि नहीं। तो 1 पे कंटिन्यूस होने के लिए आपको x टेंडिंग टू 1, पहले 1 माइनस निकालते हैं। जैसे 1 माइनस निकालोगे तो ये आपका मॉड x तो है आपका 0 से बड़ा हो गया है ना, ये 0 से बड़ा ही है, तो ये आपका ऐसे खुलेगा x प्लस 1 माइनस एक्स। दूसरा x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए ये वाला तो x की तरह खुलेगा, और ये वाला कैसे खुलेगा, प्लस x माइनस 1 की तरह। तो यहाँ से ही आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2x माइनस 1 रखोगे यहाँ पे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों बराबर ही आ रहे हैं और यहाँ पे भी दोनों बराबर हो रहे हैं। तो 0 पे भी कंटिन्यूस है और 1 पे भी कंटिन्यूस है। तो मेरा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 बोथ। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा कंसिडर दिस फंक्शन एफ एक्स, व्हाट इज एफ डैश 0 इक्वल टू, एफ डैश 0 निकालना है हमसे। एक ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इट डज नॉट एग्जिस्ट भी दिया हुआ है। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूस होने के लिए जो मेरा है x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए आपका खुलेगा एक्स स्क्वायर ln x, और x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए आपका खुलेगा ये एक्स स्क्वायर इंटू ln इंटू माइनस एक्स खुलेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे रखोगे 0 रख दोगे तो यहाँ पे 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना, और ये नॉट डिफाइंड इनटू 0, यहाँ पे भी 0 है, तो ये 0 दोनों में मल्टीप्लाई किया ऑलरेडी 0 बना रहा है, यहाँ पे भी 0 बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इस वाले को, तो आपके पास आएगा x प्लस ln मॉड x इंटू 2x। 0 रखोगे तो इन दोनों ही केस में, चाहे मॉड x में x ग्रेटर देन 0 लो या चाहे लेस देन 0 लो, दोनों ही केस में यहाँ पे आपका जो है 0 ही वो 0 आने वाला है, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 है। तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे मुझे f डैश 0 निकालना है, तो मेरा 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the area of the region bounded by the parabolas y square is equal to 6 into x minus 1 and y square is equal to 3x? अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल x। अब मुझे पता है कि जो ये वाला पैराबोला होता है, ये वाला, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको रफ में सॉल्व करते हैं। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, नीचे सॉल्व करते हैं रफ में। हमसे बोला दो पैराबोलास दिए हुए हैं, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स माइनस 1, एक ये दिया हुआ है और दूसरा हमको दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x। ये दो पैराबोलास जो हैं हमें दिए हुए हैं। अब देखिए कैसे इन दोनों का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप इसको ऐसे लिखो, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू
कैपिटल एक्स। अब मुझे पता है कि जो इसका ओरिजिन होता है इस वाले का, इसका ओरिजिन कहाँ होता है 0,0 से, 0,0 होता है ओरिजिन। कहने का मतलब है कि कैपिटल एक्स 0 होता है और कैपिटल वाई 0 होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स को, एक्स ये जो स्मॉल एक्स माइनस वन है इसको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मुझे इसका ओरिजिन चाहिए, मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक्स माइनस वन को कैपिटल एक्स से रिप्लेस किया। जब कैपिटल एक्स 0 हो जाएगा तो यानी कि एक्स माइनस वन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि। और उसके बाद y का देखें तो y 0 है, कैपिटल Y 0, तो कैपिटल Y 0 तो स्मॉल y भी 0 है, तो स्मॉल y भी 0, यानी कि जो ओरिजिन अगर मैं इस फॉर्म में देखता तो 0,0 पे होना चाहिए था, वो एक्चुअली में 1,0 पे है, 1,0 पे है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस वाले फॉर्म में देख के लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है। तो बस हमको क्या नहीं, हमको बस यहाँ पे इसका वर्टेक्स चाहिए था, वर्टेक्स इसका जो है वर्टेक्स आ जाएगा 1,0, इसका वर्टेक्स 0,0 ही था, है ना। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊँ मैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका 1,0, 1,0 यहाँ पे कुछ आएगा और आपका पैराबोला कुछ ये ऐसे इस टाइप का पैराबोला आपका बनेगा। दूसरा हमारा कुछ क्या करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x। अब ये वाला पैराबोला आपका कुछ ऐसे होगा, ये आपका ये कुछ ये पैराबोला होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ 1,0। यह वाला आपका कौन सा है, यह है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1। और यह वाला आपका कौन सा है, यह है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, है ना। तो यहाँ से मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जब भी लेफ्ट राइट वाला मामला आता है ना, तो यहाँ पे हम लेफ्ट माइनस राइट करते हैं। हमको कौन सा एरिया चाहिए, अभी जो मैं एरिया शेड करूँगा ना, मुझे वो वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये वाला जो है मुझे एरिया चाहिए, ये, ठीक है, ये वाला मुझे एरिया चाहिए। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 3x को यहाँ रखिए, तो 3x इक्वल टू 6x माइनस 6 इक्वल टू 3x, यानी कि x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है √6। तो यहाँ पे जो इन दोनों का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, वो तो आपका 1,0 है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये आपका है 2,√6, यानी कि यहाँ पे आपका √6 आ रहा है। तो मुझे ना यहाँ पे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया लेना पड़ेगा, ना कि x के। पहले बहुत अधिकतर हम लोग x एक्सिस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको y एक्सिस में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाला मामला है। अगर अप और डाउन वाला मामला होता तो मैं x एक्सिस से कर दिया होता। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6, ये ब्लू वाला कर्व है ना, ब्लू माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 √6 है ना, 0 से लेकर √6, ये ऑरेंज वाला कर्व, ऑरेंज वाला। और इस किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मैं यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये जो राइट वाला कर्व है, राइट वाला, और ये मेरा कौन सा कर्व है, लेफ्ट वाला। जब राइट और लेफ्ट की बात होती है तो हम हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि मुझे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है, तो मुझे ना इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को, इस दोनों ग्राफ को जो मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ y बनाना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ से अगर x निकालूंगा तो x मेरे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे ब्लू dy, मतलब कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6 ब्लू dy माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6 ऑरेंज dy, मुझे ये निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है, पहले तो हम y एज अ सब्जेक्ट ऑफ x बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे x एज अ सब्जेक्ट ऑफ y बनाना है। तो अगर मैं x एज अ सब्जेक्ट ऑफ y बना दूँ तो इस वाले ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 6/6, और इसके लिए यदि मैं बनाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको ये वाला हो जाएगा मेरा ब्लू dy और ये वाला मेरा हो जाएगा ऑरेंज dy, हाँ ना। तो ये वाला मेरा हो जाएगा क्या, ये आपका ब्लू dy हो जाएगा और ये मेरा ऑरेंज dy हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 0 से लेकर √6। अब ब्लू dy क्या है, ब्लू वाला ये वाला कर्व है, तो ये लिख दो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1 dy माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6 ऑरेंज dy ये वाला कर्व है, तो यहाँ पे ऑरेंज की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 3 dy लिख दो। अरे ब्लू ऑरेंज का मतलब है कि ये वाला ब्लू वाला कर्व है और ये ऑरेंज वाला कर्व है ना, ये इसको ब्लू लिख दो और इसको ऑरेंज लिख दो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y³ बाई 18
0 से लेकर √6 में इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे y को इंटीग्रेट करना है कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर √6 तक माइनस बाई 9y³ कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर √6 तक। तो आपके पास हो जाएगा 6√6/18 प्लस √6 माइनस 6√6/9। अच्छा एक बात और, मैंने अभी सिर्फ इसका एरिया निकालना है, देखिएगा ध्यान से, मैंने सिर्फ अभी इसका एरिया निकालना है। तो मुझे टोटल एरिया निकालने के लिए इसका डबल करना पड़ेगा, ठीक है, इसका मुझे डबल करना पड़ेगा, जो अभी भी मैं निकाल रहा हूँ उसका मुझे डबल करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इसका निकालूंगा तो आएगा 6√6 प्लस 18√6 माइनस 12√6/18 कितना हो जाएगा, 18 + 6 24, 24 - 12 = 12, तो 12√6/18। तो यहाँ से कटेगा तो आएगा 2/3। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो 2/3√6 नहीं आया, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है मुझे। तो इसका डबल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3√6 मेरा जो है करेक्ट आंसर आएगा इसका, 4/3√6। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 × √6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, सभी को पता है ट्रेपीजियम क्या होता है ना, ट्रेपीजियम सभी को पता है, आर ईच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेट अल्फा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल विद द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। देखिए ट्रेपीजियम, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, रफ सा डायग्राम, ताकि आपको पता चल जाए, बाकी नीचे इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हमसे पहले भी देख रहे थे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम देन व्हाट इज अल्फा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, if the area of the trapezium maximum, what is the length of its fourth side and what is the maximum area of the trapezium। मतलब से एरिया से बात कर रहा है, एक जगह अल्फा पूछ रहा है, एक जगह हमसे लेंथ पूछ रहा है और एक जगह हमसे मैक्सिमम एरिया सीधे पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे करता है, देखिए 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर ईच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम हमको यहाँ पे गिवन है, ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेपीजियम होता है। हमसे कह रहा है कि इसकी 3 साइड्स जो हैं वो 6 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो मैं एक ये साइड ले लेता हूँ, एक ये साइड ले लेता हूँ और एक ये वाली साइड ले लेता हूँ। और अल्फ़ा एक एंगल हमको दिया हुआ है जो कि π/0 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी एक एंगल है, एंड बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल है। तो मैं इस वाले को अल्फ़ा मान लेता हूँ और इस वाले को भी अल्फ़ा मान लेता हूँ, मान लिया। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ ऐसे, ये, तो ये वाली डिस्टेंस भी 6 हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। फिर यहाँ से यदि मैं कॉस अल्फ़ा निकालूँ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 6 कॉस अल्फ़ा। ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 6 कॉस अल्फ़ा। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 साइन अल्फ़ा। हमसे कह रहे हैं कि इसका एरिया मैक्सिमाइज़ करना है। एरिया मैक्सिमाइज़ करने के लिए, यानी कि मैक्सिमम एरिया अचीव करने के लिए हमको उसका पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, एफ एज फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम सभी को पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका एरिया होता है ट्रेपीजियम का, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपकी पैरेलल साइड्स है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम आपके पास हो जाएगा, पहले तो लिखते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा आपका 6 प्लस ये जो इस पूरे पैरेलल साइड का इसका सम कितना हो जाएगा, 6 + 12 कॉस अल्फ़ा इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दोस पैरेलल लाइन्स, ये कितना हो जाएगा, 6 साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 6 + 6 12 इंटू 6 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू 1 + कॉस अल्फ़ा, ये आएगा अपॉन नीचे में आएगा 2। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल जो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा आया वो कितना आ जाएगा, 36 इंटू साइन अल्फ़ा, 36 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू 1 + कॉस अल्फ़ा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 साइन अल्फ़ा प्लस 18 साइन 2 अल्फ़ा। ये आपका आ जाएगा फाइनली जो एफ ऑफ अल्फ़ा आया। मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 36 कॉस अल्फ़ा, 36 कॉस अल्फ़ा प्लस 36 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0।
यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो कॉस 2 अल्फ़ा को आप लिख सकते हो क्या, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा, ये आ गया। देखिए तो यहाँ से आप कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो ऐसे आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8/4, यानी कि -1 प्लस माइनस 3/4। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, एक आ रही है आपकी कॉस अल्फ़ा की जो एक वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1/2 और दूसरी आ रही है आपकी -1। -1 तो 180 डिग्री होता है, लेकिन हमको जो अल्फ़ा दिया हुआ है वो बेसिकली 0 से π/2 के बीच में दिया हुआ, तो ये तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 होगी, और जब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 होगी तब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो जो हमसे एंगल जो पहले पार्ट का जो क्वेश्चन था कि हमसे पूछा था व्हाट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से π/3 हो जाएगी। दूसरी हमसे पूछा था कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ मैक्सिमम व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड। लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड अभी मैंने देखा क्या था, यहाँ पे ये 6 था, तो फोर्थ साइड की लेंथ क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 6 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 6 कॉस अल्फ़ा थी, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ 6 कॉस अल्फ़ा थी। टोटल इसकी लेंथ कितनी थी, 6 प्लस 12 कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आप 1/2 उठा के रख दोगे तो कितनी आ जाएगी, 12। तो मेरा जो दूसरे पार्ट का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो। अब तीसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि भैया मैक्सिमम एरिया बता दो। मैक्सिमम एरिया बताने के लिए ये मेरा एफ ऑफ अल्फ़ा आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 पुट कर दो यहाँ पे, या फिर कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ गई है, इसको चाहे पुट कर दो, या फिर साइन 2 अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा किसी की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आई है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस 1/4 यानी कि रूट 3/2। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3/2। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ ला के लिखता हूँ। ये आपका हो जाएगा एफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका 36 साइन अल्फ़ा प्लस 18 इंटू 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू मुझे को पता है रूट 3/2, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पता है 1/2, तो यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा अपने आप। ये आपका आ जाएगा 18 रूट 3 प्लस 9 रूट 3, तो कितना टोटल एरिया आ जाएगा मेरा 27 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो π/3 12 सेंटीमीटर और 27 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा पहला आंसर क्या था इसका, π/3 है ना। दूसरा क्या था मेरा, जो हमसे साइड पूछा था लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, वो 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, और तीसरा साइड हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम, तीसरा एरिया क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम एरिया कितना रहा था मेरा 27 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये तो हम सीधे सीधे उसी से करते हैं। पहले हम इसको आई मानते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई e⁻x साइन x। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मान लूँगा u, इसको मान लूँगा u और इसको मान लूँगा v, है ना। कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको किसी को भी u किसी को भी u मानना, आप किसी को भी मान सकते हो, जो भी करने में आगे कन्वीनियंस हो, आगे आसानी हो, तो उसको हम मानते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, इसको बाद में लगा देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ना, लिमिट्स बाद में लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा u इंटीग्रेशन v माइनस d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन v का होल इंटीग्रेशन, ये आया फाइनली। इसको फर्दर सॉल्व करते तो आपके पास आ जाएगा साइन x e⁻x माइनस, फिर आप क्या करो, फिर से वही काम करना है, क्या इसको लेना है आपको v और इसको आपको लेना है u, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देना है। तो u इंटीग्रेशन v माइनस d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन v का होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू e⁻x माइनस, ये आपका खुलेगा ब्रैकेट, तो यहाँ पे आएगा cos x e⁻x। और अगर ध्यान से देखो तो वो जो ये जो सेम चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी है, ये क्या लिखी हुई है, ये इतनी दूर की चीज़, ये आपकी आई लिखी हुई है, जो मैंने आई यहाँ पे लेट किया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए e⁻x इंटू साइन x, वही चीज़ सेम चीज़ लिखी हुई है। तो इसको मैं ये ना लिख के मैं यहाँ पे सीधे लिख दूंगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो लिखेगा माइनस इंटू दिस, यानी कि माइनस आई। अब इस आई को उधर ले जाओगे तो आपको बचेगा 2i इज इक्वल्स टू e⁻x
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन। अब मुझे यहाँ पे पुट करनी है लिमिट्स, एक होता है पाई और एक है ज़ीरो, तो पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब पाई पुट करेंगे तो आएगा मेरे पास ई टू द पावर पाई, साइन पाई होता है 0 और माइनस कॉस पाई होता है -1, यानी कि 1 आ जाएगा, 1/2 ऑलरेडी बाहर है, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी कि -1, यानी कि ई टू द पावर पाई -1/2 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा। एक मिनट सॉरी, ये माइनस प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस के बाद माइनस एक और माइनस आ रहा है, तो ये +1 हो जाएगा, ए टू द पावर पाई +1/2, ए टू द पावर पाई +1/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x नॉट इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो पहले हमको f(x) निकालना है। f(x) कैसे निकालेंगे, आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं x + 3 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। और जब आप इसका फैक्टर करोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का आप ऐसे लिखोगे x इंटू एक्स माइनस 3 + 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि यहाँ पे एक फैक्टर आएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x माइनस 3 गया, तो मेरे पास जो f(x) आया वो कितना आ जाएगा, x + 3 अपॉन एक्स प्लस 1, x + 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ये आएगा। अब बाई ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहला हमको बोला f(3) रखने के लिए, तो 3 + 3 6 अपॉन, सब में 3 3 बोला 3 रख देंगे, तो 3 + 3 6 अपॉन 3 + 1 4, यानी कि 3/2 आ रहा है मेरा आंसर, यानी कि 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 टू द पावर e एक्स। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ करनी है आपको, क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है, तो u इंटीग्रेशन v है ना, हम किसी को u मानेंगे किसी को v मानेंगे। अब जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा हम उसको v मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना आसान तो है नहीं बल्कि बहुत कठिन है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे v और इसको मैं मान लूँगा u। तो लगा देते हैं, लिमिट्स बाद में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा u इंटीग्रेशन v माइनस d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन v का होल इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आ गया x² अपॉन 2 इंटू ln(x) माइनस, तो यहाँ से कटा आपका 1/2 बाहर निकला, x² बाहर आया, तो आपका हो जाएगा x² अपॉन 4। ये जो आपका फाइनल है। अब इसमें लिमिट्स पुट करनी है आपको, कहाँ से लेकर कहाँ तक, e1 से लेकर e तक, तो पुट करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा e² अपॉन 2 माइनस e² अपॉन 4 माइनस, ये आपका आ जाएगा माइनस में 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा e² अपॉन 4 + 1/4, यानी कि e² + 1/4, e² + 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमको क्या दिया हुआ, हमको जो दिया हुआ है वो है आपका x जो है आपका 0 से लेकर √2 के बीच में तक दिया हुआ है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं। पहली बार सबसे पहले स्टेप आपको करना है क्या, कि x जो है मेरा कहाँ से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेकर √2 तक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो फिर x² मेरा कहाँ से लेकर कहाँ तक दिया है, 0 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब मुझे बोल रहा है कि x² जो है वो GIF के अंदर है। अब मुझे पता है कि GIF की जो वैल्यू आती है, जितनी भी वैल्यू होती है वो सिर्फ इंटीजर ही होती है ना। GIF ऑफ x या GIF ऑफ y कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, हमेशा। तो 0 से लेकर 2 के बीच में जो x² है वो x² इस ब्रैकेट के अंदर है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, हमेशा, किसी ना किसी हर केस में हमेशा इंटीजर होती है। तो जो x² जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, ऑब्वियसली एक इंटीजर होना चाहिए। तो जो x² 0 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर बचता है जो इन दोनों के बीच में, वो है 1, वो है 1, यानी कि x² की वैल्यू है 1। मतलब यहाँ से अगर निकाले जो इंटीजर एक वैल्यू आ सकती है वो है 1। तो हमको यहाँ पे 1 पे तोड़ना है इसको, 0 से लेकर √2 में इसको, इन दोनों के बीच में हमें जो लिमिट है उसको 1 पे तोड़ना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 आपका होगा, एक आपका ऐसे टूटेगा, फिर यहाँ से 1 से लेकर √2 तक है ना, जो लिमिट दी है वहाँ से वहाँ तक टूटेगा, 1 से लेकर √2 यहाँ ऐसे टूटेगा, ठीक है।
फिर अगर 0 से लेकर 1 की बात करें तो GIF ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो गया। फिर अगर हम x की बात करें, जब मेरा x जो है 1 से लेकर √2 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 2 के बीच में, तो GIF ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर √2 1 dx, ये हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा x कहाँ से लेकर कहाँ तक, √2 तक। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √2 - 1, √2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये स्टैंडर्ड का सवाल है। क्या करना है मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप लोग। कैसे, पहला, या तो आप इसको f ऑफ थीटा मान के इसको डिफरेंशिएट करके फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल के निकालो। और दूसरा मेथड क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे, -12 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा -16/12 साइन थीटा, ये आएगा। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा मैंने -12 इसलिए इसको यहाँ से कॉमन लिया, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है ना, जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म होता है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो -12 ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, कितना आ जाएगा ये, -4/3 साइन थीटा, प्लस इसका आधा करिए, कितना होगा, 2/3, 2/3 है ना, 2/3 होगा। उसके बाद 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4/9। तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो -12, ये अब देखिए ध्यान से, अगर अब देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो लिखा हुआ है ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर। आपको दिख गया ना, ये साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आएगा -4/9। तो फाइनली जो मेरे पास जो ये फंक्शन बन के आया वो ये आया, ये -12 इंटू साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर -4/9। अब वही लगाइए अपना स्ट्रेच मेथड, क्या कि साइन थीटा मुझे पता है कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है। तो साइन थीटा -2/3 मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -5/3 से लेकर -5/3 तक। फिर जब आप इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर करोगे, तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, वो आपका लाई करेगा 0 से लेकर 25/9 तक, है ना, 0 से लेकर 25/9 तक, यहाँ तक लाई करेगा। फिर इसको -4/9 लिखना है, साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर जो है, और मतलब -4/9, तो -4/9 कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, दोनों साइड -4/9 सेपरेट करिए तो आएगा -4/9, और यहाँ कितना आ जाएगा 21/9, ये आ गया। और वापस इसको -12 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको -12 से मल्टीप्लाई कर दो फाइनली, तो आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर -4/9 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -21/9 इंटू 12 इंटू 4/9 इंटू 12। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 16/3, है ना। यहाँ से जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है कितनी हो जाएगी, 16/3। करेक्ट आंसर मेरा कितना, 16/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इफ f such that R2S defined by f of x 4 sin x minus 3 cos x plus 1 is onto, then what is s equal to। onto मतलब क्या होता है, ये जो कोडोमेन दिया हुआ है ना, ये जो कोडोमेन है मेरा, कोडोमेन क्या है मेरा, s जो दिया हुआ है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। तो मुझे बेसिकली इसका रेंज निकालना है, इसका जो है मेरे को रेंज निकालना है, ठीक है। इसका रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सभी को पता है ये वाला जो ये इतना टर्म पार्ट लिखा, इतना जो पार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 sin x minus 3 cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। कैसे, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, मैंने आपको बताया कि जब भी इस फॉर्मेट में दिया हुआ वो a sin x प्लस b cos x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √25, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो इसकी 5 है, और इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो +1 कितना हो जाएगा मेरा, एक तो -5 से लेकर 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चूंकि बाद में +1 भी है, तो +1 है तो +1 दोनों में ऐड कर देंगे, तो ये मेरा 6 बन जाएगा और ये मेरा -4 बन जाएगा। तो -4 से लेकर 6 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ क्लोज्ड ब्रैकेट्स, है ना, इसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, हमसे कह रहा है फॉर f टू बी अ फंक्शन व्हाट इज द डोमेन ऑफ f।
तो भैया अगर आप मॉड x जो है, अगर आप उसको x डालते हो तो तभी डालोगे जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, 0 या 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स, यानी कि 1/0। 1/0 तो भैया डिफाइन ही नहीं होगा, वो फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। तो दूसरा केस हमारे पास बनता है माइनस एक्स, जब हम एक्स की वैल्यू जो है 0 से कम डालेंगे, तो उस केस में आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा -2x का, ये आ जाएगा। अब बस x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होगी तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो बेसिकली 0 से छोटी होनी चाहिए, तभी मेरा ये फंक्शन बनेगा 1/√-2 तो 0 की वैल्यू 2 से मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सवाल है, हमसे कह रहे हैं एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख दो कि ln y इज इक्वल्स टू ln x प्लस अनदर कॉन्स्टेंट c को बोलो अनदर कॉन्स्टेंट ln c, तो y इज इक्वल टू xc। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। बहुत ही सिंपल सवाल है, डेरिवेटिव निकालना है इसका, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो e टू द पावर 10x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ln सेक एक्स हो जाएगा 1/sec x, और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस इसका कितना हो जाएगा। अब देखिए ये जाएगा, तो ये तो आपका सीधे सीधे ये वाला जो पार्ट है आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो ये -1। तो ये आपका ये आपका आ गया f डैश x, ये आपका आ जाएगा f डैश x। अब मुझे बस π/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास आ जाएगा e इंटू सेक स्क्वायर π/4 कितना होता है 1/cos स्क्वायर π/4, यानी कि 1/2 यानी कि 2, तो आपके पास आ जाएगा 2e प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, tan π/4 होता है 1, और यहाँ पे होता है ये आपका हो जाएगा -1, तो ये तो कैंसिल आउट होकर मेरे पास सीधे सीधे आ गया इसका 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हैज अ पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक आप देख रहे हो ध्यान से, अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स मतलब आपने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये पेरियोडिक सॉल्यूशन तभी होता है ना जब मेरे पास एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वाली टर्म होती है, मतलब डबल ऑर्डर वाला होता है। तो ये वाला टर्म तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपने सभी लोगों ने फिजिक्स में जब आप एसएचएम पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा कि जब हम एसएचएम की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं वो होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा t। पेरियोडिक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एसएचएम मोशन पेरियोडिक मोशन ही होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जब एक पेंडुलम या बॉब जो होता है मेरा बॉब होता है ना, यहाँ से लेकर ऐसे ऑस्किलेट करता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, तो ये एक पेरियोडिक मोशन कर रहा है। पेरियोडिक के साथ साथ ही ऑस्किलेटरी मोशन भी कर रहा है, और ऑस्किलेटरी में भी ये स्पेसिफिक कर रहा है जो कि एसएचएम है ना, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो उस एसएचएम की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो ये होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा होता है a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर फर्दर जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, फर्दर एक बार फिर से मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d2x अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू ओमेगा मैंने बाहर निकाला, माइनस ओमेगा मैंने बाहर निकाला, तो मेरे पास बचा, या माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास बचा a साइन ओमेगा t। अगर आप ध्यान से देखो तो जो a साइन ओमेगा t है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे x ले रखा है, तो मैं इसको फर्दर x से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। यहाँ पे मैं इसको फर्दर x से रिप्लेस कर दूंगा, d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ म्यू, क्या बोल देता हूँ मैं, इसको जो है मैं बोल देता हूँ म्यू। तो यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन आएगी मेरे पास d2x अपॉन dt2, ये तो कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस म्यू x इक्वल टू 0, है ना, प्लस म्यू x इक्वल टू 0, d2x अपॉन dt2 प्लस म्यू x इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी लगा कि इसको एसएचएम वाले मेथड से ही करते हैं, क्योंकि ये पेरियोडिक मोशन एसएचएम वाला जो आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वहाँ से हमने शुरू करके इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया और फिर हमने इसको ले आया, ठीक है। तो ऐसे भी आप जा सकते हो।
हमसे पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन एक्स। या तो अब इसका ग्राफ बना के देख लो कैसे, ऐसे 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2 पाई, फिर जी है ना 0 से लेकर 2 पाई में ग्राफ कुछ ऐसा है, फिर फर्दर ये ऐसे रिपीट करेगा। देखिए ऐसे ही ये रिपीट करेगा। कैसे, अब देखिए मैं अब दूसरे पेन से बना देता हूँ। अभी देखिए पाई से लेकर 3 पाई तक गया, फिर 3 पाई से थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे दूसरे से ऑरेंज वाले पेन से चलने लगा, क्या ऐसे। तो हर एक कलर जो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वही उसका पीरियड होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक पीरियड होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक पीरियड होगा, है ना, ऐसे ऐसे इसका पीरियड होगा। ये इसका पीरियड होता है, क्योंकि हर एक पीरियड के बाद वो वापस से रिपीट करने लग जाता है। तो 0 से लेकर 2 पाई, है ना, तो मेरा जो इंटरवल है इस 2 पाई इंटरवल में ये ग्राफ हर बार रिपीट करेगा, तो इसका पीरियड ये हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को वैसे ना समझ में आए तो वो एक फॉर्मूला लगा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ये मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है वो पेरियोडिक तभी होगा जब मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस टी को साइन एक्स होना चाहिए। तो जब साइन एक्स होना चाहिए तो यहाँ पे मैं टी को ऐसा क्या रख दूँ, टी को ऐसा मैं पाई का कौन सा मल्टीपल रख दूँ, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऐसा कौन सा रख दूँ, मिनिमम होना चाहिए पॉजिटिव नंबर के साथ जो कि साइन एक्स में हो जाए। टी को मैं पाई नहीं रख सकता, क्योंकि पाई रखूंगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टी को जैसे मैं 2 पाई रख दूंगा वैसे ये साइन एक्स बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा 2 पाई का जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सभी को पता होता है क्या, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 टू द पावर एक्स को कॉमन निकालते हैं, 2 टू द पावर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, है ना। यहाँ आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स, ये बचेगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो है ये इसको टी ले लेना है। तो आपके पास बचेगा माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा log 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपके पास हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी डी टी अपॉन लॉग 2, डी टी अपॉन लॉग 2, ठीक है। dx जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, है ना, ये 2 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा, ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है डी टी अपॉन लॉग 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रल डी टी अपॉन लॉग 2, और यहाँ से पहले से ही टी है तो 1 अपॉन लॉग 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा लॉग टी, या फिर एल एन टी कह दो, तो 1 अपॉन लॉग 2 एल एन टी, यहाँ पे एल एन रख दो, एल वापस से क्या रख दोगे 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो एल लॉग 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ एल एन 2। अब क्या हो जाएगा एल एन इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, मुझे नहीं पता क्यों ड्रॉप किया गया, क्योंकि क्वेश्चन सही था, है ना, यूपीएससी ने इसको अपने आंसर की से ड्रॉप कर दिया था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है ड्रॉप करने लायक, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरा सही है। ऑर्डर इसका, ऑर्डर तो सभी को पता है कि इसका ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर इसका जो है 1 होगा, और उसका डिग्री क्या होगी, डिग्री के लिए मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी विल गेट एज 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/2 dy/dx, y/2 dy/dx, इसको आप यहाँ रख दो, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y/2 dy/dx इंटू एक्स माइनस y/2 dy/dx, ये आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y dy/dx माइनस आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इंटू dy/dx, ये आपके पास आ गई फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे देख के पता लग रहा है कि इसका ऑर्डर 1 होगा और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा ना, हाँ होल स्क्वायर। तो जैसे ये होल स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा आपका, डिग्री इसका 2 हो जाएगा और ऑर्डर पहले से ही 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और इसका जो डिग्री है वो हो जाएगा आपका 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था, मुझे नहीं पता भाई क्या क्यों कारण से इसको ड्रॉप किया, ठीक है, इसने आंसर की, मैं इसको ड्रॉप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस टेन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है -π/4 से लेकर π/4। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग सेक एक्स, माइनस लॉग सेक एक्स, हाँ ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है -π/4 से लेकर π/4 तक, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा
माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे माइनस साइन आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग सेक पाई बाई 4, यहाँ पे भी आपको क्या सो जाएगा माइनस लॉग सेक पाई बाई 4, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सब कुछ ज़ीरो है, तो आंसर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। एक्स क्यूब डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 ए टू द पावर बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 4, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 0, तो ए टू द पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बी टू द पावर 4 के। अब यहाँ पे हमको दे रहा है कि एक्स क्यूब अपॉन 3 ए से लेकर बी, यानी कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो चारों ऑप्शन है आपके पास, ये चारों ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी तो इसको नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी अगर इसको देखें तो वो भी नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 8 माइनस ये भी नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये आपका कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 2, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ये बोल रहा है इस वाले, ये वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सभी को पता होता है क्या कि हम यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन इसके अंदर जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स को जो है मैं टी ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस डी एक्स की वैल्यू आपके पास डी टी आ जाएगी, यानी कि डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस डी टी। एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से एक्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस टी, तो मेरे पास एक्स की भी आ गया डी एक्स का भी आ गया, तो फिर फाइनल सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टी, 1 माइनस एक्स को मैं ऑलरेडी यहाँ पे टी लिख चुका हूँ, टी टू द पावर 9 हो जाएगा, और डी एक्स को क्या लिखना है माइनस डी टी। अब माइनस रखोगे, माइनस बाहर इसको अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 0 से लेकर 1 टी माइनस 1 टू इंटू टी टू द पावर 9 डी टी, यानी कि मुझे फाइनली जो इंटीग्रेशन निकालना है वो निकालना है टी टू द पावर 10 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 टी टू द पावर 9, ठीक है। तो इसका निकालते हैं क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टी टू द पावर 11 अपॉन 11 माइनस टी टू द पावर 10 अपॉन 10। अब टी क्या था, टी मैंने क्या लिया था 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 माइनस एक्स, टू द पावर 11 अपॉन 11 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 अपॉन 10। अब वैल्यूज रख देते हैं 0 से लेकर 1, तो अगर पहले 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस, अब 0 रखते हैं तो आएगा 1 अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन 10, तो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 110, यानी कि 1 अपॉन 110 आएगा मेरा इसका आंसर। अब से पूरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन sin 2x, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं फॉर्मूला लगा देना है आपको इसका tan x का, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ पे 0 रख देंगे, 0 रखिए तो आपका सीधे आंसर आपका 1/2 है, तो यहाँ पे तो एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 2x प्लस 3h माइनस अंडर रूट 2x अपॉन 2h। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ना बच्चे मिस्टेक बस ये कर देते हैं कि उनको पहले से आदत लगी पड़ी होती है कि ये 0, देखो यहाँ पे h को 0 रखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि 0/0 है, एल हॉस्पिटल लगाना है, लेकिन बच्चों को पहले से आदत लगी होती है कि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, लेकिन वो यहाँ नहीं देते कि हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 दी हुई है, यहाँ पे जो लिमिट में जो नीचे दिया होता है ना, हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू h, ना कि x। बाकी h के अलावा जो और कोई भी टर्म लिखा हुआ है, कोई भी टर्म, उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा हाफ अंडर रूट 2x प्लस 3h, फिर 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, 3h को करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस ये तो पूरा ही कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आपके पास आ जाएगा 2,
फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बस h की वैल्यू जो है 0 रख देनी। 0 रख दोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3/2 इंटू अंडर रूट 2x, और यहाँ पे पहले से नीचे 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 3/4 रूट 2x, 3/4 इंटू रूट 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is an even function then where f of x not equal to, then which one of the following is correct। देखिए यदि fx इवन फंक्शन होता है ना, fx यदि इवन फंक्शन होता है तो f डैश x क्या होता है, ऑड होता है। ये तो फैक्चुअल भाषा, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। और यदि f ऑफ x ऑड होता है तो f डैश x क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो f डैश x जो है हमारा एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज dy बाई dx। बहुत ही सिंपल सवाल है, वही लगाना है आपको, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, जो भी कह दो। तो ये आपका हो जाएगा, यदि मैं पहले इसको छोड़ता हूँ तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2 cos 2x, फिर मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। हमसे कह रहा है x इक्वल टू पाई पे रखना है, x इक्वल टू पाई पे रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई रखोगे तो क्या आएगा e टू द पावर पाई स्क्वायर इंटू 2 cos 2 पाई। तो cos 2 पाई कितना होता है 1, तो मेरा सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर सॉरी 2 इंटू e टू द पावर पाई स्क्वायर, 2 इंटू e टू द पावर पाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसका सॉल्यूशन बताना है, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। 1 प्लस, या फिर आप इसको लिखो 1 माइनस 2y dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2x इंटू dy, या फिर 1 प्लस 2x dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y इंटू dx। इसको यहाँ ले आओगे तो क्या बन जाएगा dy अपॉन 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस 2x। ये आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ln 1 माइनस 2y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू ln मॉड ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, ये माइनस उधर गया, ये इधर आया, तो क्या बचा मेरे पास फाइनली ln मॉड ऑफ 1 माइनस 2y प्लस ln मॉड ऑफ 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे आपका पहले से ऑलरेडी c रखा हुआ है तो आपके पास आ जाएगा ln 1 माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू c। ठीक है, ln 1 प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4xy इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x ये आपके पास आ जाएगा, फिर इसको उधर ले जाओगे तो ये आपका c रह जाएगा, कोई बड़ा कॉन्स्टेंट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4xy, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि 2x माइनस 2y माइनस 4xy की वैल्यू कोई अनदर कॉन्स्टेंट, इसको 1 उधर ले जाओ, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2xy, x माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू c, नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर मुझे दिख रहा है कि कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया, तो भैया मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। और डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर है इक्वेशन का जो कि है 3, उसका पावर हो जाएगा, उसका मैक्सिमम पावर लेना है, तो उसका मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर है मेरा 3 और डिग्री है मेरा 2, तो 3,2 जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3
टाइम्स इट्स वेरियंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3? हमसे बोला है जो मीन है वो है 3 टाइम्स वेरियंस। कहने का मतलब है ये कि मीन क्या होता है मेरा NP, वेरियंस क्या होता है मेरा NPQ। तो NP और NP यहाँ से कट गया, Q की वैल्यू आ जाएगी 1/3, P की वैल्यू होती है 1 - Q यानी कि 1 - 1/3 यानी कि 2/3। और अब हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमसे कह रहा है एग्जैक्टली 3 सक्सेसेज आउट ऑफ 5 ट्रायल्स, यानी कि 5 ट्रायल है, उन 5 ट्रायल में से मुझे एग्जैक्टली 3 सक्सेस चाहिए। ये मेरा सक्सेस कब होता है 2/3, तो 2/3 अब सक्सेस मुझे कितनी बार मिली है 3 बार, तो इसकी पावर 3 कर दो। और फेलियर मुझे कितनी बार मिला है 2 बार, तो इसका 1/3 की पावर 2 कर दो। यहाँ से आपके पास हो जाएगा 10 × 8/3⁵ यानी कि 80/243 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, P ऑफ A बार यूनियन P ऑफ A बार प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, बिल्कुल सही। दूसरा हमसे कह रहा है दूसरे और तीसरे के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमसे कह रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार, किसकी बात कर रहा है ये बेसिकली बात कर रहा है, अगर मैं इसको A लूँ इसको B लूँ तो A इंटरसेक्शन B बार, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, सिर्फ इतने दूर की ये इसकी बात कर रहा है। तो क्या ये P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार की के बराबर है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, RHS में इसकी बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। दूसरा स्टेटमेंट तो गया। तीसरे की बात करें तो क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होती है, अब आप सभी को पता है फॉर्मूला होता है आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ये होता है। यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ B इंटू P ऑफ A बार B, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 and 3 ओनली, है ना, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है बिटवीन x एंड y इज मतलब निकालना नहीं है, 0.6 दिया हुआ है, कोवेरियंस हमको 27 दिया है, वेरियंस हमको ये दिया है। हम सभी को पता है कि r का जो फॉर्मूला होता है, r क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ y इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ y। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। r की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 3/5, 3/5 दिया हुआ हमको। कोवेरियंस क्या दिया हुआ है 27, यहाँ लिखिए 27 अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x, कितना वेरियंस ऑफ x हमको निकालना है तो उसको ऐसे रहने दीजिए। वेरियंस ऑफ y हमको क्या दिया हुआ है अंडर रूट में, इसकी वैल्यू 25, तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 गया यहाँ से, तो अंडर रूट वेरियंस ऑफ x कितना हो जाएगा मेरे पास 9, तो वेरियंस ऑफ x मेरे पास कितना हो जाएगा 81, तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The probabilities that a student will solve question A and B are 0.4 and 0.5. What is the probability that he solves at least one of the questions? बहुत ही सिंपल सवाल है। प्रोबेबिलिटी हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन क्वेश्चन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द क्वेश्चंस, वो मतलब कि वो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस P ऑफ A बार B बार। अब चूंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार। तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A बार कितना हो जाएगा 0.6 और P ऑफ B बार कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि 1 माइनस 0.3, तो 0.7 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहा है लेट x बार बी द मीन ऑफ दिस, तो मीन है तो यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा, इन सब का सम कितना हो जाएगा nx बार जो है इसका सम हो जाएगा फॉर n टर्म्स, ठीक है। हमसे कह रहा है इफ xi इज इक्वल्स टू a प्लस ए, अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर सम कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस। अब देखिए मीन निकालना है y1 प्लस y2 प्लस y3 का, तो y1 के यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं x1 माइनस a अपॉन सी, y2 को मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस a अपॉन सी, इन सबको ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास बनेगा x1 माइनस a प्लस x2 माइनस a एंड सो ऑन टिल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा xn माइनस a अपॉन
सी, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको दिया y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन टिल yn अपॉन n। यही तो आपको निकालना है, ये आपको निकालना है और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn माइनस a इंटू n अपॉन cn, ठीक है। और ये मुझे अभी मैंने आपको बताया कि ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है x बार इंटू n, तो यानी कि x बार इंटू n माइनस a इंटू n अपॉन सी एन, यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा x बार माइनस a अपॉन सी, x बार माइनस a अपॉन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0 देन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल टू ईच अदर नहीं, दे आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। या तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखना चाहिए था, नहीं तो अगर आपको यहाँ पे ईच अदर लिखना ही था तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था परपेंडिकुलर, ये आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू 0 है। हम सभी को पता है कि हमने जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन पढ़ी हुई हैं वो हमने दो तरह की पढ़ी हुई है, एक होती है x ऑन y और एक होती है y ऑन x। ये होता है यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस एक्स बार, इसको मैं लिख सकता हूँ r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा y इंटू वाई माइनस वाई बार, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अगर r की वैल्यू 0 है यहाँ तो आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू एक्स बार और यहाँ पे आपके पास आएगा y इज इक्वल टू वाई बार, है ना। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x बार कॉमा वाई बार आ जाएगा। तो एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी, आप यहाँ पे कहीं x बार कॉमा 0 हो जाएगा और एक आपका लाइन ऐसे जाएगा y बार कॉमा 0। तो ये जो दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और यानी कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी मतलब एक, या तो आप कह दो कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, या तो आप कह दो कि वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, या तो आप ये कहो कि वो दोनों जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो या तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखो या तो आप यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू +1 देन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से यहाँ पे इसने गलती कर दी, नाउ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन bxy प्लस byx। अगर r की वैल्यू +1 है, यहाँ पे रखोगे +1 तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल टू ईच अदर कहो या फिर कहो कि दे आर कोइंसाइडिंग, ये वाला ये कहना ज़्यादा सही रहेगा ना, दे आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर और दे कोइंसाइड ईच अदर, यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107 आर टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x बार। देखिए जो दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती हैं, एक होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और एक होती है आपकी एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये दो लाइंस आपके पास होती हैं, ठीक है। और अगर मुझे एक्स बार और वाई बार निकाला है ना, तो ये बेसिकली इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है ना। अगर आप यहाँ पे वाई और एक्स में एक्स बार और वाई बार पुट करोगे तो आप देखोगे कि वही एक ऐसा है, मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी कि ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन का जो आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वो बेसिकली एक्स बार कॉमा वाई बार ही निकलेगा। कहने का मतलब है कि हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कहने का मतलब है कि हमको इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तभी वो एक्स बार और वाई बार आपको मिल जाएगा, है ना। तो याद रखिए कि जब भी आपसे एक्स बार या वाई बार पूछता है या फिर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है तो आपको क्या निकालना है, इसका इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना है बस, ठीक है। तो वही निकाल देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20x माइनस 25y प्लस 165 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको ऑलरेडी ऐसे लिख दो, क्या आ जाएगा 20x माइनस 9y
माइनस 107 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -16y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 172 इक्वल टू 0। तो 16y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सॉरी 172 नहीं 272। 16y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 272, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17, y की वैल्यू 17 आ गई। यहाँ पे कहीं भी पुट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा 20x माइनस 25 इंटू 17 इक्वल टू -165। तो 20x इक्वल टू 25 इंटू 17 माइनस 165 अपॉन 20। तो यहाँ से आपका कटेगा तो आएगा 585 माइनस ये कितना हो जाएगा 85 माइनस 33 अपॉन 4, यानी कि 52 अपॉन 4, यानी कि 13। तो x मेरे पास आ गया 13, यानी कि x बार मेरे पास आ गया 13 और y बार मेरे पास कितना आ गया 17। तो 13 एंड 17 जो है मेरा करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हमसे बोला है मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। गलत, मीन नहीं होता। अगर यहाँ पे लिखा होता कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा होता तब जाके सही होता, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। मीन नहीं होता, गलत है ये। हमसे कह रहे हैं वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट ओरिजिन, ये भी गलत है, वेरिएंस नहीं होता। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो नाइदर 1 और 2 होगा इसका आंसर। Neither 1 nor 2. Next question. Consider the following statements. The sum of deviations from mean is always 0. देखिए always तो 0 नहीं होता। ये तभी 0 होता है जब हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनको एल्जेब्रिक वर्ड घुसाना चाहिए था। ये तभी 0 होता है जब हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं। लेकिन यदि हम एब्सोल्यूट सम लेंगे ना, यदि हम एब्सोल्यूट सम लेते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज मतलब ऑलवेज तो नहीं होगा, है ना। ऑलवेज 0 तो क्या ना दिक्कत होगी, ऑलवेज नहीं होगा। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे इसको यूपीएससी ने ना पहले स्टेटमेंट को सही माना है। सही हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि वो जो एग्जामिनर है आपका वो किस माइंडसेट से लेता है। अब देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया कि सम ऑफ डेविएशंस। अब वो सम से बताना नहीं चाह रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने इसको एल्जेब्रिक सम लिया है कि मैंने इसको एब्सोल्यूट सम लिया है या एब्सोल्यूट डेविएशन लिया है, बताना नहीं चाह रहा है। तो उसने यहाँ पे बेसिकली सम को बता के उसने शायद इन दोनों को इसने कंसिडर किया है, मतलब सम बता के उसने इन दोनों को कंसिडर ना करके इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसने एल्जेब्रिक सम को कंसिडर किया है। तो एल्जेब्रिक सम अगर लोगे तब तो 0 आएगा, अगर एल्जेब्रिक सम लोगे तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर तुम एब्सोल्यूट लेके चल रहे हो, है ना, जो कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, बिकॉज इसने यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा हमको लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि भैया कौन सा सम लेके चलना है, चाहे तुम्हें एब्सोल्यूट सम लेके चलना है कि तुम्हें एल्जेब्रिक सम लेके चलना है। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या सोच के इसको सही किया है कि इसने इसको एल्जेब्रिक सम दिया है। अब एल्जेब्रिक सम से तुम हमें अगर डेविएशन निकालोगे बिना मॉड का साइन लगा के तो वो तो हमेशा 0 आएगा। तो पहला स्टेटमेंट केस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं इसको आप पे छोड़ देता हूँ, है ना। यूपीएससी ने भले इसको सही मान लिया हो, लेकिन मैं इसको केस डिपेंडेंट कहूँगा। इट इज़ केस डिपेंडेंट क्वेश्चन, वेदर इट इज़ एब्सोल्यूट सम और इट इज़ एल्जेब्रिक सम। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट हमसे कहता है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये देखिए यहाँ पे इसने स्पेसिफाई किया कि यहाँ पे इसने एब्सोल्यूट डेविएशन लिया। एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अराउंड मीडियन। ये वाला तो फैक्ट है भाई, अगर आप मीडियन के अराउंड एब्सोल्यूट वो लेते हो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो, सम करके निकालते हो उसका, तो वो जो है आपका सही होता है। तो हमारा जो यहाँ पे है, मेरा हिसाब से ये 2 ओनली होना चाहिए, लेकिन केस वाइज डिपेंड करता है ना। वो उसने यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन केस वाइज डिपेंडेंट है ये, केस वाइज डिपेंडेंट, ठीक है। देख लीजिएगा आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है।
व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द नंबर्स, मीडियन ऑफ द नंबर्स के लिए हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू है -4.8, उससे बड़ी वैल्यू है 0, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 2.3, उससे बड़ी वैल्यू है 3.5, उससे बड़ी वैल्यू 3.9, उससे बड़ी वैल्यू है मेरे पास 4.6, उससे बड़ी वैल्यू है मेरे पास 5.2, फिर 6.1, फिर 7.6, फिर 8.2, और फिर मेरे पास 9.3, और फिर है मेरे पास कौन सा 12.7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर है ना, इसको काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। हमसे कह रहे हैं मीडियन, अब भैया 12 है, n इज इक्वल टू 12, तो ये इवन होता है। इवन में हम कैसे निकालते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 है ना, ये 12 दी हुई, तो 12/2 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन, और n/2 प्लस 1 यानी कि 12/2 6 प्लस 1 7th, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन का सम बाई 2। तो यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6th ऑब्जर्वेशन है और ये आपका 7th ऑब्जर्वेशन है। तो 4.6 प्लस 5.2 कितना हो जाएगा 9.8। अब इस 9.8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 4.9। नेक्स्ट वाले पे आता है। In a test in mathematics, 20% of the students obtained first class. If the data are represented by a pie chart, then what is the central angle corresponding to first class? सपोज हमने 100 स्टूडेंट्स लिए, उन 100 स्टूडेंट में से 20 के आए फर्स्ट क्लास। तो यदि हम 100 स्टूडेंट्स का पाई चार्ट बनाते हैं, 100 स्टूडेंट्स का पाई चार्ट बनाते हैं, तो वो टोटल पूरे पाई चार्ट में फैलेगा। और पाई चार्ट सर्कल होता है, और सर्कल का डिग्री टोटल कितना होता है 360 डिग्री में फैला होता है। अगर हम एक स्टूडेंट का बनाएं तो कितना होगा 360/100। यदि हम सिर्फ 20 स्टूडेंट का बनाए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, तो 72, 72 डिग्री जो है मेरा इसका आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे करो, नहीं तो आप ऐसे कर दो 20/100 इंटू 360, वैसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब हो तो जाएगा आसानी से, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रफ में करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। हमसे कह रहे हैं द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज आर 5 and 12 रिस्पेक्टिवली। इफ 5 इज एडेड टू ईच वैल्यू देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। अब हमसे कह रहा है कि कुछ 5 और 2 दिया हुआ है, हमने 5 सब ऐड कर दिया, तो नया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा फॉर न्यू सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए हमसे कह रहा है क्या कि जो x बार है वो हमको दिया हुआ है 5, और जो मीन है यानी कि सिग्मा, सॉरी जो मतलब x बार क्या है जो मीन है हमको दिया है 5, और सिग्मा क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दिया हुआ है 2। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें जो COV होता है, ओल्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 100 यानी कि 40। लेकिन हमको कह रहा है कि हमने मेरे पास ऑब्जर्वेशंस क्या थे, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन टिल xn, ये थे मेरे पास ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हम ओल्ड ऑब्जर्वेशन से डील करते हैं, अभी अब नए के बारे में मत सोचो। तो हमको दे रखा है मीन 5, यानी कि मीन क्या हो जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn। इसकी वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है अपॉन n, इसका मीन मुझे दिया हुआ है 5। तो यहाँ से मेरे पास सम कितना आ जाएगा, देखिए मैं ये सब इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू n, ये हो जाएगा। अब मुझे दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 4, सिग्मा स्क्वायर 4 होता है। और सिग्मा स्क्वायर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से समेशन xi स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 29n, यानी कि कहने का मतलब ये है कि समेशन xi स्क्वायर यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल xn स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 29n, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम नए वाली वैल्यू से डील करते हैं। अब मेरे पास कुछ जो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो आए न्यू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है मेरे पास, वो आए
कैसे? जो पुराने वाले ऑब्जर्वेशंस थे उनमें 5 ऐड करके ईच वैल्यू, यानी कि x1 प्लस 5 ये नया ऑब्जर्वेशन बना, x2 प्लस 5 ये भी नया ऑब्जर्वेशन बना, x3 प्लस 5 ये भी नया ऑब्जर्वेशन बना। ऐसे करते करते ये आपको हो जाएगा xn प्लस 5, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है मेरे पास वो n ही है, ठीक है ना। तो आपका x1 प्लस 5 हो जाएगा, फिर x2 प्लस 5 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये नए सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है नए सेट्स ऑफ वैल्यूज़ के लिए, न्यू सेट्स ऑफ वैल्यूज़, वो क्या हो जाएगा? सिग्मा न्यू, यानी कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, फिर नया मुझे मीन भी चाहिए होगा। तो मुझे ये दोनों जो है नए चाहिए होंगे। तो पहले मैं मीन ही निकाल देता हूँ, मीन निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे मीन? नए सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन क्या हो जाएगा? x1 प्लस 5 प्लस x2 प्लस 5 प्लस x3 प्लस 5 एंड सो ऑन टिल xn प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना ही है n। तो ये मेरे पास हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn अपॉन n प्लस 5 कितनी बार? n बार, तो हो जाएगा n बार अपॉन n। ये मेरे पास हो जाएगा जो नया सेट ऑफ जो नया मीन है मेरे पास, न्यू मीन हो जाएगा x बार न्यू, x बार न्यू, ये मेरा हो जाएगा न्यू x बार, यानी कि न्यू मीन। ये कितना हो जाएगा? ये मेरे को कितना दिया होता है यहाँ से, अगर आप देखोगे ये वाली जो वैल्यू थी, ये जो देखिए ये जो पहले वैल्यू थी कितनी, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना दिया मेरे को? 5n दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो उसको, ये कितना दिया मेरे को? 5n दिया, तो 5n अपॉन n प्लस 5n अपॉन n, तो कैंसिल आउट होकर 10 आ गया। तो मेरे पास जो नया मीन आया, जो मेरे पास नया मीन आया x बार न्यू, है ना, जो नया मीन आया वो कितना है मेरे पास? 10। अब मुझे निकालना है नया वेरिएंस, नया वेरिएंस निकालना है। वो क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार न्यू, जो नया मीन है उसका स्क्वायर। अब ये वाला भी नया हो जाएगा, कैसे? हमने सब में 5 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x3 प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल xn प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन n माइनस। अब देखिए x बार मेरा नया क्या आया था? मेरा नया अभी अभी मैंने निकाला, कितना आया था? 10। तो ये नया कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए इसको फर्दर खोलते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल xn स्क्वायर। एक तो मेरा अपॉन n ये आ गया, दूसरा मेरे पास क्या आएगा? प्लस ये 25 कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है, तो 25 इंटू n अपॉन n। तीसरा मेरे पास खुलेगा 10 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn अपॉन n माइनस 100। अब मुझे ये जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा मेरे पास नया वेरिएंस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक्स आई स्क्वायर पहले मैंने क्या निकाला था? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये देखिए समेशन एक्स आई स्क्वायर मैंने क्या निकाला था? 29n। तो यहाँ पे वही वैल्यू रख दो। अरे मतलब कहने का मतलब ये है, ये देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या निकली हुई है? 29n। तो यहाँ पे वही रख दो। इसकी वैल्यू क्या निकली थी? ये 29n। और इसकी वैल्यू क्या निकली थी? 5n। तो रख दो, बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। तो ये आपका हो जाएगा 29 और यह आपसे पहला 25 है, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 50 और यहाँ पे माइनस 100 करो, तो 29 प्लस 25 कितना होता है? 154 प्लस 50 माइनस 100, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 104 माइनस 100 यानी कि 4। तो जो नया वेरिएंस आया, न्यू वेरिएंस न्यू, वो कितना आ जाएगा मेरा? 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ जाएगा 2। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आया 2, नया मीन मेरे पास आ गया कितना आया था? 10, ठीक है, 10, ठीक है। नया मीन 10 आ गया, नया स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ गया, तो निकाल देते हैं 2 अपॉन 10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा नया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन न्यू?
और आपका आ जाएगा 20, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ट्रेन कवर्स फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी, यानी कि पहले के 5 किलोमीटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसने कितना मैं सफ़र किया 330 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लिया इसने टाइम कितना लिया t1, तो ये आपका d1 है। t1 कितना लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/6 आवर। दूसरा इसने कितने में कवर किया, नेक्स्ट 15 किलोमीटर, ये आपका 15 किलोमीटर है विच इज़ d2, और इसमें स्पीड कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो t2 कितना लगा टाइम 1/3 आवर, ये आपका d2। हमसे पूछा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, टोटल डिस्टेंस कितना चला d1 + d2 अपॉन टोटल टाइम कितना लिया t1 + t2, बस आंसर आ जाएगा। d1 + d2 आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर्स, और ये आपका हो जाएगा 1/6 + 1/3 आवर्स। 1/6 + 1/3 आवर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 1/2, यही तो आएगा है ना। 2 + 1 3/6 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर जो है उस इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। बहुत ही सिंपल सवाल है। हम सभी को पता है कि जब हम 2 डाइस रोल करते हैं या 2 फेयर डाइस रोल करते हैं तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना आता है 36 इवेंट्स का सैम्पल स्पेस आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 7। अब सम 7 कैसे आ सकता है, 1,6 से आ सकता है, या 6,1 से आ सकता है, 2,5 से आ सकता है, या 5,2 से आ सकता है, या 3,4 से आ सकता है, या फिर 4,3 से आ सकता है। इन 6 के अलावा और कोई ऐसे मेरे पास वो नहीं है जिससे कि सम 7 आए। तो 6/36 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा 1/6। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 115 था वो ड्रॉप कर दिया गया था बिकॉज ये क्वेश्चन ही गलत है ना। इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन तो सही है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फाइनली ड्रॉप कर दिया गया था, ड्रॉप्ड, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। A box has 10 chits numbered 0 to 9. First one chit is drawn, मतलब पहली बार हमने पहली चिट निकाली and kept aside. From the remaining a second chit is drawn at random. What is the probability that a second chit drawn is 9? अगर second chit को 9 ड्रॉ करना है तो जब हम पहली चिट उठाएंगे तो वो 9 नहीं होनी चाहिए, 9 के अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है। तो और कोई भी नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड 4 till 8 तक, टोटल कितने नंबर्स हो गए 9। तो 9 हम ये 9 कार्ड उठा सकते हैं कितने में से 10 में से। अच्छा, जब हमने ए कार्ड उठा लिया, सपोज हमने 3 का एक कार्ड उठाया, तो हमारे दूसरे वाले चांस में 9 आना चाहिए, यानी कि 9 आना चाहिए। तो 9 मतलब एक ही बार में आ सकता है, यानी कि एक ही कार्ड उठाना है हमें। लेकिन अब मेरे पास कार्ड कितने हैं, सपोज मैंने 3 का कार्ड हटा दिया तो अब मेरे पास टोटल 9 कार्ड्स हैं। तो ये मेरी होगी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/10। जो पहली चांस में हमको सिर्फ 0 से लेकर 8 में से कोई एक चीज उठानी थी, तो हम कितने प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी 9/10, मतलब टोटल 10 कार्ड से, लेकिन हमको उठाने सिर्फ 9 थे, तो 9/10। अब हमको पता है कि हमको 9 उठाना है। सपोज हमने पहले चांस में हमने 3 उठा लिया, तो 3 गया, तो मेरे पास क्या बचा 0 1 2 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने कार्ड बचे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब जब हम सेकंड ड्रॉ निकालने जा रहे हैं तो टोटल मेरे पास कितने कार्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्ड है। उन 9 कार्ड में से मुझे बस यही वाला कार्ड निकालना है, मतलब एक ही कार्ड निकालना है, क्या नंबर 9 का कार्ड निकालना है। तो एक कार्ड निकालना है 9 में से, तो ये तो दूसरे वाले चांस में हो गया, पहले वाले चांस में इतना था, काट पीट के 1/10 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। वन बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है मेरे पास, ये ऐसा बैग है जिसमें 3 वाइट ब्लैक है और 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग है मेरे पास जिसमें 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ अ बैग इज चूजन एट रैंडम, देखो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी दोनों की 1/2 होगी ना, ये इसकी
1/2 इसकी भी होगी और 1/2 इसकी भी होगी, ठीक है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द चांस दैट इट इज वाइट। सपोज मैंने इससे निकाला है ना 1/2, पहले बैग नंबर 1 से, अगर इसमें से वाइट निकालना है तो कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 होगा। प्लस फर्दर अगर मैं इस वाले बैग से निकालूँ तो 1/2 इंटू 5/8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 3/10 प्लस 5/16, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 25 सॉरी 8 24 होगा ना, 24 प्लस 25/80 यानी कि 49/80, 49/80 वाले चांस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हमसे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए अकर्स बट नॉट बी, इज इक्वल टू पी ए माइनस पी बी। मतलब ए तो अकर हो रहा है लेकिन बी नहीं अकर होना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे ये इसकी बात कर रहा है ये वाला, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए ही अकर होगा। इज इक्वल टू पी ए माइनस पी बी इफ बी बिलोंग्स टू, इफ बी इज कंटेंट इन ए, यानी कि ए बहुत बड़ा सा है और बी कंटेंट है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बड़ा सा जो सर्कल है आपका ए है और ये आपका बी है, तो सेट ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ ए विच इज़ नॉट अकरिंग इन बी, यानी कि एक मतलब इसको हटा दो तुम यहाँ से तो बचेगा सिर्फ ये वाला, तो ये तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सिर्फ ये सिर्फ ये वाला बचेगा ये वाला, यानी कि सिर्फ ए अकर हो रहा है नॉट बी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है पी ऑफ ए अलोन और बी अलोन अकर्स, ए अलोन अकर्स यानी कि हमको इसका सम और ये इसका इसकी बात कर रहा है ये, या तो सिर्फ ए अकेले आए या तो सिर्फ बी अकेले आए, इस बी ये वाला ना आए, वो क्या ये वो क्या इसके बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी के बराबर। और भैया ये तो फॉर्मूला ही होता है किसका, पी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर का फॉर्मूला होता है, लेकिन पी ऑफ ए यूनियन बी में तो ये बेसिकली सबको कवर करता है, ये तो इसको भी कवर करता है ये बीच वाले को, लेकिन हमको इस बीच वाले को कवर नहीं करवाना है, हमको सिर्फ ये साइड वाला और ये साइड वाला सिर्फ इसको कवर करवाना है, लेकिन हमको ये नहीं कवर करवाना है जो कि पी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले में होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा हमसे कह रहा है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है डिसजॉइंट इवेंट्स, मतलब कि उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कि इंटरसेक्शन या कॉमन इंटरसेक्ट्स, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो इन दोनों में, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ए इवेंट ऐसा है तो दूसरा इवेंट ऐसा होगा, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सीधे सीधे हमको दिख रहा है भैया इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो मेरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ कमिटी ऑफ 3 हैज़ टू बी चोजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men and 5 women इफ द सिलेक्शन इज मेड एट रैंडम। अब देखिएगा मेरी बात सुनिए, हमको 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 3 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, 3 वेज हो सकते हैं। क्या कौन कौन से, या तो 4 वेज हो सकते हैं। क्या क्या, या तो हम तीनों वुमेन रख लें, 3 पर्सन्स, या तो हम तीनों वुमेन रखें, या तो हम 2 वुमेन रखें 1 मैन रखें, या तो हम 1 वुमेन रखें या 2 मैन रखें, या तो हम तीनों के तीनों मैन रख लें, है ना। ये 4 मेरे पास सैम्पल स्पेस हो सकते हैं। अब हमसे कह रहा है कि सिलेक्शन इज देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 members आर मेन, तो मुझे ये वाला केस चाहिए, है ना, और इन ये चारों के चारों सैम्पल केस बन जाएगा। तो 3 women का कैसे करेंगे हम सिलेक्शन, 5C3 अपॉन 9C3, इसका कैसे करेंगे, ये 2 women and 1 man, इसका हो जाएगा आपका 5C2 इंटू 4C1 अपॉन 9C3। इसका कैसे लिखेंगे 5C1 4C2 अपॉन 9C3, इसका कैसे लिखेंगे 4C3 अपॉन 9C3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5C3 अपॉन 9C3 हमको चाहिए क्या, हमको ये ऑरेंज वाला चाहिए। ऑरेंज वाला क्या हो जाएगा आपका 5C2 4C1 इंटू अपॉन 9C3, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 इंटू 4 40 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो अगर 12 7 जा 84, तो 40 अपॉन 84 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 84, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, यह आपका हो जाएगा 40
अपॉन 84, ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पे 40 नहीं होगा, हमको ये वाला केस लेना है ना, ये वाला, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 2/3 यानी कि 30, सॉरी 30 होगा ये, और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, और लास्ट वाला कितना होगा 4/40, 4/84, तो ये आपके पास आ जाएगा 30/84, 30/84, ये आपका कितना हो जाएगा 6 5 6 1 6 20 6 1 6 24 6 4 24, तो 5/40 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5/14। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, लास्ट वाला सवाल, अच्छा सवाल है, हमसे कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालना है, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसको रफ में देखते हैं, देखिएगा। अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो है मुझे सिग्मा निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, होता है समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसका अंडर रूट, ठीक है ना। तो देखिएगा अंडर रूट मैं बाद में लगा दूंगा, अंडर रूट की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिएगा अब जो है मुझे समेशन xi स्क्वायर यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि मुझे ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। और ये x बार क्या होता है, x बार का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका वो क्या होता है सम, इसका होता है n इंटू n+1/2, यहाँ पे इंटू 1/n भी है, तो इंटू 1/n यहाँ ले आओ, तो ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि n+1/2 मेरा आ जाएगा x बार, और ये मेरे पास आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर देना है यहाँ पे, कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन xi स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे नीचे n है और ये n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या n+1 इंटू 2n+1/6 माइनस x बार मेरे पास ये है, इनका इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये कितना आएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n अपॉन 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6n अपॉन 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 3, माइनस 6n प्लस 6n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस -1/12 का अंडर रूट, है ना। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, n स्क्वायर -12 का n स्क्वायर -1/12 का जो है अंडर रूट आएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिग्मा। तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये नहीं ये आएगा, है ना। ये तब आता जब आपसे पूछता वेरिएंस क्या होता, क्योंकि वेरिएंस में अंडर रूट नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट n स्क्वायर -1/12। अभी हमने देख भी लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं अपना 2018 का फर्स्ट पेपर, है ना। सेकंड पेपर भी जल्दी आ जाएगा और दूसरे 19 का भी फर्स्ट और सेकंड जल्दी आ जाएगा। अंदर बस 5 दिनों के अंदर सारे पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। आपके पास एफिशिएंटली आपके पास 1 महीने का टोटल टाइम अभी बचा है, पूरा अगस्त महीना बचा है। अगस्त महीने को एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और स्पीड बढ़ाइए, और एक्यूरेसी बढ़ाइए, है ना। कहीं भी सिली मिस्टेक ना होने के चांसेस हो, और ट्राई टू डू एज मैनी पॉसिबल क्वेश्चंस ना। आपको एनडीए में आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपकी कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को छाटिए और छाट के उसको करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करेक्ट करिए विथ एक्यूरेसी, है ना। एकदम टाइम में अच्छे से करिए उसको। तो उसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं। कम्युनिटी टैब पे कुछ क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, उसको कृपया सॉल्व करते रहिए, वो भी आपको कुछ ना कुछ साइड बाय साइड हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। बाकी अपना प्रिपरेशन करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए और सारे के सारे मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज आपको एक
हेल्प करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, आपको दिखाने में कि हाँ इस यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि रिपीट भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, किसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कोई फॉर्मेट पूरा रिपीट हो जाता है, कभी पूरा क्वेश्चन विथ एग्जैक्ट डेटा रिपीट हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है सिमिलरली बेस्ड फॉर्मूला लाइन पे आते हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और PYQs को सॉल्व करने की आपकी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस यही 4 चीज़ें आपको डिमांड करती है, बाकी और कुछ नहीं। स्पीड अपने आप बढ़ाते रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एंड करते हैं, थैंक यू।